वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और लेक्चर में। ये लेक्चर है बहुत ही यूज्ड चैप्टर पर, जो कि है GIF, दैट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस में, ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये GIF हम यूज़ करते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस में आंसर में आपको दिया जाता है कि आंसर लिख के आपको थर्ड ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है, मतलब GIF में आपको आंसर देना होता है। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर के बेसिक्स में आज बताऊंगा। ठीक है, हम बेसिक्स सबसे पहले क्लियर आउट करेंगे, फिर हम एडवांस में जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल बेसिक्स हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये चैप्टर में क्या है क्या नहीं ये हम देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और कुछ एक दो क्वेश्चन हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमें समझ में तो आए कि भाई हमें अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं GIF और FPF को। FPF है अपना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बात करेंगे दोनों को लेकर। सबसे पहले हम GIF के बारे में बात करते हैं। सो नाउ व्हाट इज़ GIF? तो बेसिकली GIF इज़ नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं इसको, जिसको हम शॉर्टकट में GIF कहते हैं। ठीक है, अब इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, बस अगर क्वेश्चन में कहीं आपको GIF ना लिख दिया जाए फ्लोर फंक्शन, ठीक है, अगर आपको लिख दिया जाए फ्लोर फंक्शन या फिर स्टेप फंक्शन या फिर बॉक्स फंक्शन, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि भाई ये GIF को ही मीन कर रहा है। ठीक है, नथिंग एल्स। तो ये कुछ इसके दूसरे नाम हैं, फ्लोर फंक्शन, बॉक्स फंक्शन और स्टेप फंक्शन। अब इसको लिखते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं, इसको सिंबल कैसा है इसका, इसके बारे में हम बात करते हैं। मान लेते हैं अपने पास है fx इक्वल्स टू x थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, ये जो थर्ड ब्रैकेट है ये आपका एक्चुअली GIF को रिप्रेजेंट करता है। तो हम GIF को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स के मदद से, या फिर थर्ड ब्रैकेट भी हम इसको कहते हैं, इसीलिए इसको बॉक्स फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये करता क्या है? सबसे पहली बात, एक्चुअली जब भी बक्से के अंदर कुछ वैल्यूज़ आते हैं तो ये बक्सा, मतलब हमारा GIF, इस वैल्यू को लेस या फिर इक्वल इंटीजर में इसको ट्रांसफॉर्म करता है। लेस या फिर इक्वल इंटीजर में इसको ट्रांसफॉर्म करता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेस और इक्वल इंटीजर। अब ये काम कैसे करेगा, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा कर बताता हूँ। मान लेते हैं बॉक्स के अंदर सपोज़ मैंने लिखा 3। ठीक है, तो मैंने बॉक्स के अंदर क्या लिख दिया, मैंने बॉक्स के अंदर 3 लिख दिया। ठीक है, अब ये जो बॉक्स है, मतलब हमारा जो GIF है, वो आपका पहले देखेगा बॉक्स के अंदर जो वैल्यू हमने लिया है या फिर वैल्यू आया है वो क्या सा वैल्यू है, क्या वो इंटीजर है या फिर कुछ और वैल्यू से, रियल नंबर हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर डेसिमल में है बेसिकली तो चेंजेस होंगे। अगर बक्से के अंदर इंटीजर है, जैसे 3 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये जो बक्सा है ये इसको एज इट इज़ रख देता है, कोई चेंज नहीं करता। जस्ट लाइक यू कैन से मॉड। मॉड भी एक फंक्शन है। देखो, तो मॉड ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है, x। ठीक है, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, और माइनस x अगर x का वैल्यू लेस देन 0 हुआ। ठीक है ना, तो होता क्या है कि अगर मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ -2 तो ये हो जाता है 2। अगर मैं लिखता हूँ मॉड ऑफ 2 देन इट इज़ 2।
इसका मतलब मॉड चेंज करता है किसको, मॉड सबसे पहले देखता है कि मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव हुआ तो नो चेंज, अगर नेगेटिव हुआ तो उसको वो पॉजिटिव बना देगा। यही तो काम होता है किसका, मॉड का। उसी तरह यू कैन से GIF का भी ऐसा ही काम है। अगर बक्से के अंदर दिख रहा है कि भाई पहले से इंटीजर है तो वो उसको कुछ चेंज नहीं करेगा, बक्सा हटा देगा और आंसर आपका 3 ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बक्से के अंदर डेसिमल में कुछ ऐसे वैल्यूज़ आ जाते हैं तब क्या होगा। तो अब मान लेते हैं बक्से के अंदर है 3.3, 3.3। अब क्या आंसर आएगा। तो अब आपको ये वाला चीज़ ध्यान रखना है कि बक्से के अंदर अगर कोई डेसिमल में कोई वैल्यू आ जाता है तो उससे इमीडिएट छोटा इंटीजर आपका आंसर हो जाएगा। तो 3.3 से इमीडिएट छोटा इंटीजर कौन है, 3 है। तो इसका आंसर आपका 3 होगा। ठीक है, ये हमारा बक्सा करता है, मतलब GIF करता है। जैसे कि मैंने लिखा अभी एक और एग्जांपल, सपोज मैंने लिखा 5.7 बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले बक्सा देखेगा अंदर कैसा वैल्यू है, भाई ये तो इंटीजर नहीं है, ठीक है, डेसिमल वैल्यू है। तो बक्सा क्या करेगा, 5.7 से छोटा, 5.7 से लेस और एंड इमीडिएट छोटा इंटीजर क्या करेगा, उसमें ये अपना आंसर बदलेगा। तो 5.7 से छोटा इंटीजर कौन है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, ऐसे करते करते। लेकिन इमीडिएट छोटा कौन है, इमीडिएट छोटा आपका 5 है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर 5 होगा। समझ आया, वेरी इजी। अब मैंने लिखा सपोज -1.3। अब क्या करोगे, सोचो आंसर क्या होगा। देखो -1.3 इंटीजर नहीं है, डेसिमल पॉइंट में है। तो बक्सा क्या करेगा, बक्सा -1.3 से लेस और इमीडिएट इंटीजर में अपना आंसर बदलेगा। तो मुझे बताओ -1.3 से छोटा इंटीजर कौन है, बता सकते हो, कैन यू टेल मी व्हिच इज़ द इमीडिएट लेस इंटीजर, you can say of from -1.3। तो -1.3 से छोटा इंटीजर, -1.3 से लेस देन एंड इमीडिएट इंटीजर कौन है। तो -1 से छोटा इंटीजर कौन है, तुम बोलोगे भाई -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। लेकिन हमें चाहिए इमीडिएट छोटा, एकदम नियरेस्ट, एकदम क्लोजेस्ट छोटा इंटीजर कौन है, -2। तो इसका वैल्यू आपका -2 होगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ तो और क्लियर होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया -7.98। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो हमें देखना है कि भाई बक्से के अंदर इंटीजर वैल्यू नहीं है, डेसिमल वाला वैल्यू है और नेगेटिव भी है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर -7.98 से छोटा और इमीडिएट इंटीजर कौन है, लेस एंड इमीडिएट इंटीजर कौन है। तो मुझे बताओ -7 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन है। तुम बोलोगे -8 है, -9 है, -10 है, ऐसे करते करते चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इमीडिएट छोटा चाहिए, एकदम पास वाला छोटा चाहिए, एकदम क्लोजेस्ट छोटा इंटीजर कौन है, -8। तो इसका आंसर भी आपका -8 होगा। ठीक है, अब बहुत लोग सोचेंगे भाई यहाँ पर तो -7.98 है, तो हम राउंड ऑफ कर देते हैं ना इसको। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर मैं इसको सेम क्वेश्चन में आपको ऐसा करवाऊँ, जैसे कि मैंने लिखा 7.98 बक्से के अंदर है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो हमें देखना है कि 7.98 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है। तो 7.98 से जस्ट छोटा इंटीजर है आपका 7। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। नो मैटर व्हाट कि यहाँ पर आपका 7.98, 7.99, तो ये आपको ललचाएगा कि भाई राउंड ऑफ कर दे, जल्दी से राउंड ऑफ कर दे। ठीक है, इसको 8 लिख दे, लेकिन आपको लिखना नहीं है।
ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट बात है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसका ग्राफ भी बनता है बढ़िया सा, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपको भी मैं बना कर दिखाता हूँ। बहुत ही यूनिक सा ग्राफ है, पहले आपने कभी ऐसा ग्राफ नहीं देखा होगा, ठीक है। अगर देखा है तो वेरी गुड, अगर नहीं देखा तो देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है, देखने में बहुत सुंदर ग्राफ है, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, देखो। देखिएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, अब नंबर्स प्लॉट कर देते हैं सिंपली। तो यहाँ पर 0, फिर मान लेते हैं यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, ठीक है, अप टू 3 रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -3, ठीक है, सिंपल। अब देखिए इसका ग्राफ जो बनता है ये कुछ ऐसा बनता है। मुझे बताओ, अगर मैं लेता हूँ 0 पॉइंट, अच्छा अगर मैं बक्से के अंदर 0 लेता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? बिकॉज 0 एक इंटीजर है, तो ये बक्सा इसमें कोई चेंज नहीं करेगा। अगर मैं 0.1 लूँगा तो बक्सा क्या कर देगा इसको? 0.1 से इमीडिएट छोटा इंटीजर कौन है? 0। फिर 0.1111 लूँगा तब भी क्या होगा? 0। 0 पॉइंट अगर मैं 9999 लूँगा तब भी क्या होगा? इससे जस्ट इमीडिएट और लेस यू कैन से छोटा इंटीजर कौन है? 0। तो इसीलिए आप 0 से लेकर 0.99999999 ऐसे करते 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 चलते जाएगा। ये जो भी वैल्यूज़ अगर आप बॉक्से के अंदर पुट करेंगे तो आपको आंसर 0 ही मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इसका ग्राफ जो बनता है कुछ ऐसा बनता है, देखिएगा ज़रूर, ठीक है। थोड़ा वेट, इसका जो इसको एक काम करता है तो थोड़ा पतला बना देता हूँ उसको। इसको भी थोड़ा चेंज करना होगा, थोड़ा इसको, हाँ अब ठीक है। अब देखिएगा, नाउ ये आपका 0 है, -1 -2, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ बनता कैसा है। बहुत ही यूनिक सा ग्राफ है, ठीक है। और इस तरफ से और इधर ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है। अब इसके बनने का पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कुछ ऐसा ग्राफ आपका बनता है, इसीलिए इसको थोड़ा बीच में लाते हैं। ऐसा बस। तो आपको मैंने बताया था कि GIF का एक दूसरा नाम स्टेप फंक्शन है। तो इसका ग्राफ जो है देखो एक स्टेप जैसा हो रहा है, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। अब बात यह है कि मैंने इसको ऐसे क्यों दिया है, ऐसा शेप क्यों दिया है? बिकॉज यहाँ पर 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड। वॉट डज इट मीन? एक्चुअली जब हम बॉक्स में 1 दे देंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें 0 से लेकर 0.999999 ऐसे करते करते चलते जाओ। अगर तुम इसको बॉक्स के अंदर दोगे तब भी तुम्हारा आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब जब तक तुम बॉक्स के अंदर 1 नहीं दे दोगे तब तक तुम्हारा आंसर 0 ही आता रहेगा। तो इसीलिए तुम 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 इंक्लूडेड है,
ज़ीरो से लेकर 1 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर तुम बॉक्स के अंदर डालोगे तो तुम्हारा वैल्यू ज़ीरो ही रहेगा, इसलिए ये यहाँ पर है। और यहाँ पर 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड बिकॉज बॉक्स के अंदर जब 1 आ जाएगा तभी तुम्हारा वैल्यू 1 आ जाएगा, ज़ीरो नहीं रहेगा। और ठीक है, फिर देखो 1 से लेकर 2 आने तक 1 बॉक्स के अंदर दिया 1 ही आएगा वैल्यू, 1.1 दिया बक्से के अंदर तो 1 ही आएगा। ठीक है, बिकॉज 1.1 से जस्ट इमीडिएट छोटा इंटीजर आपका 1 होता है। इसके बाद 1.9899 ऐसे करते करते चलते जाओ, ये भी बक्से के अंदर डालोगे तो इससे जस्ट इमीडिएट छोटा इंटीजर आपका 1 ही होता है। ठीक है, इसका मतलब 1 इंक्लूडेड 1 से लेकर 2 के बीच में जितने भी वैल्यूज़ अगर आप बॉक्स के अंदर डालोगे तो आपको आंसर 1 ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पर आपका जो ग्राफ है यहाँ पर ये कांस्टेंट है, मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, 1 ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस आपका बॉक्स के अंदर 2 आ जाए। बिकॉज यहाँ पर ऐसा साइन देने का मतलब ये है कि इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज 2 जब आप बॉक्स के अंदर दे दोगे तभी तुम्हारा आंसर 2 आ जाएगा। इसलिए 2 के आने से पहले तक 1 से लेकर 2 वैल्यू आने तक 2 वैल्यू आने से पहले तक जितने भी वैल्यूज़ अगर आप बॉक्स में डालोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। इसलिए आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर इस तरफ देखो, ये आपका बोला गया है कि जैसे कि मैंने लिखा -0.1, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। -0.1 से जस्ट इमीडिएट छोटा इंटीजर कौन है? -1। छोटा बोल रहा हूँ मैं, बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, छोटा बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद -0.98 क्या हो जाएगा? -1 ही होगा भाई। इसके बाद -0.999999 ऐसे करते करते चलता जाए तब भी आंसर -1 ही होगा। इसका मतलब -0 से लेकर यू कैन से अनटिल 0, जब तक तुम ज़ीरो नहीं डालोगे, जब तक तुम ज़ीरो नहीं डालोगे बॉक्स के अंदर तब तक तुमको ज़ीरो नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर हमने इसको ज़ीरो को एक्सक्लूड किया है, वरना आपको जो वैल्यू है वो आपका इतना ही रहता है, सेम ही -1 ही रहता है। ठीक है, -1 विल रिमेन द आंसर अनटिल एंड अनलेस यू पुट 0 इनसाइड द बॉक्स, इसलिए यहाँ पर 0 एक्सक्लूडेड है। तो सिंपल सा फंडा यही है। ठीक है, यही है इसका ग्राफ। तो बहुत यूनिक सा ग्राफ है, आपने शायद पहली बार ऐसा ग्राफ देखा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा यूनिक सा ये ग्राफ बनता है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? आइए बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ये है, पहला प्रॉपर्टी है अगर बॉक्स के अंदर x प्लस m है देन वी कैन राइट इट एज बॉक्स x प्लस m ओनली इफ m बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर m इंटीजर है तभी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, कि बॉक्स x प्लस m वी कैन राइट इट एज बॉक्स x प्लस m। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी बॉक्स x लेस इक्वल्स टू m वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव और इंक्लूडेड। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x इज़ लेस देन m प्लस 1। ठीक है, देन एग्ज़ाम्पल क्या है इसका? जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल लिया बॉक्स x लेस देन 5। ठीक है, नाउ टेल मी कि बॉक्स x का वैल्यू, ये जो इनइक्वालिटी तुमको दिख रहा है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि x के क्या वैल्यूज़ होने चाहिए, जिससे कि बॉक्स x का वैल्यू आपका 5 से छोटा या बराबर हो। समझ आ रहा है बात? कि x के क्या वैल्यूज़ होंगे जिससे कि बॉक्स x का वैल्यू 5 से छोटा या फिर बराबर आए। तो तुम बोलोगे भाई बराबर अगर आना चाहते हैं तो x का वैल्यू 5 कर दीजिए, तो बॉक्स के अंदर बॉक्स ऑफ 5 इट इज़ 5। अब 5 से छोटा क्या होगा? जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ बॉक्स के अंदर 4 तो मुझे 4 मिलेगा, बॉक्स के अंदर 4.1 तो मुझे 4 मिलेगा, बॉक्स के अंदर 4.9999 तब भी मुझे 4 मिलेगा।
है कि नहीं? हाँ भाई, इसका मतलब कि बॉक्स के अंदर मैं जब तक 5 ना दे दूँ, जब तक मैं बॉक्स के अंदर 5 ना दे दूँ, तब तक जितने भी वैल्यूज़ होंगे x के, वो बॉक्स x के वैल्यू को 5 से छोटा या बराबर रखेंगे। क्या ये बात क्लियर हुआ? जब तक मैं बॉक्स के अंदर 5 से बड़ा वैल्यू ना दे दूँ, बिकॉज देखो, अगर मैं लिखता हूँ 5.1 बॉक्स के अंदर, क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो 5 से छोटा या 5 के बराबर ही आ रहा है। और 5.2 बॉक्स के अंदर दिया तो 5 आएगा। 5.999 दिया बॉक्स के अंदर तो 5 आएगा। तो देखो, मैं x का वैल्यू कुछ भी दे रहा हूँ, x का वैल्यू मैं 5.1 दे रहा हूँ, 5.999 दे रहा हूँ, लेकिन बॉक्स x का वैल्यू क्या आ रहा है? 5 के बराबर आ रहा है। और 5 से छोटा कब आएगा? जब मैं 5 से छोटा वैल्यू दूंगा, जैसे कि 4 दूंगा, तो बॉक्स x का वैल्यू 4 आएगा, दैट इज़ लेस देन 5। ठीक है ना? तो इसको मैं कहूँगा कैसे? इसको कहने का ये मतलब है कि मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि x का वैल्यू आपका 6 से छोटा होना चाहिए। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? जी हाँ, ज़रूर कह सकता हूँ। इट इम्प्लाइज दैट x शुड बी लेस देन 6, बिकॉज अगर x का वैल्यू लेस देन 6 हुआ, इसका मतलब x का वैल्यू 6 नॉट इंक्लूडेड, मतलब 5। अच्छा, इसको मैं इंटरवल में कैसे लिखूँगा? कुछ ऐसा, है कि नहीं? हाँ भाई। अब यहाँ पर मुझे पता है कि जब हम ओपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ओपन ब्रैकेट, तब इसके बाउंड्रीज, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपका इंक्लूडेड नहीं होता। इसका मतलब x का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू आपका माइनस इन्फिनिटी से जस्ट बाद वाला टर्म से लेकर शुरू करके 5 तक, ठीक है, x का वैल्यू 5 तक, माइनस इन्फिनिटी से शुरू करके 5 तक, 5 इज़ इंक्लूडेड, इतना तक हमारा अगर x का वैल्यू होता है तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? बॉक्स x का वैल्यू 5 से छोटा या बराबर मिलेगा। अब बराबर कब मिला? मैंने बताया कि x का वैल्यू अगर मैं 5 देता हूँ तो बॉक्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा? बॉक्स 5, जो कि होता है आपका 5, जो कि ये वाला इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है। और बॉक्स x का वैल्यू 5 से छोटा कब होगा? तो तुम बोलोगे भाई कि x का वैल्यू अगर मैं 4 दूंगा तो बॉक्स ऑफ 4 आएगा, दैट इज़ लेस देन 5। अगर मैं 4.9999 दूंगा, बॉक्स के अंदर दूंगा, तब भी आपका ये 4 आएगा, तो दैट इज़ लेस देन 5। अगर मैं x का वैल्यू 5.99 भी दे दूंगा, तब बॉक्स ऑफ 5.999 क्या बना देगा? 5 बना देगा, जो कि इक्वलिटी वाला इनइक्वलिटी ये वाला साइन को सेटिस्फाई करता है। और लेस देन वाला साइन के लिए 4 दे सकता हूँ, 3 दे सकता हूँ, ठीक है, -1 दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे एक कंडीशन मुझे लिखना था कि मुझे 6 से छोटा वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। इसमें आपके जितने भी रियल वैल्यूज़ है, रियल वैल्यूज़ लेस देन 6 होंगे, वो यहाँ पर इंक्लूडेड हो जाएंगे। बिकॉज आप चाहें तो -100 भी दे सकते हैं, -100.1 भी दे सकते हैं बॉक्स के अंदर, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? लेस देन 5 तो मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं? जी हाँ भाई। अच्छा, तो इसीलिए प्रॉपर्टी कुछ ऐसा होगा कि ये 5+1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अच्छा, खैर एक और मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ आपको। बॉक्स x का वैल्यू अगर ग्रेटर इक्वल्स टू m चाहते हो, ठीक है, और जहाँ पर आपका m बिलोंग्स टू z, तो इसका प्रॉपर्टी होता है कि x शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू m, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है बताओ? एग्जाम्पल ये है, सपोज मैंने लिखा बॉक्स x ग्रेटर इक्वल्स टू 4। अब x के क्या वैल्यूज़ होने चाहिए जिससे कि बॉक्स x का वैल्यू 4 हो और 4 से बड़ा हो? तो मुझे बताओ 4 से बड़ा होने के लिए क्या होना चाहिए? तुम बोलोगे भाई 4 से बड़ा होने के लिए x का वैल्यू 5 हो सकता है, x का वैल्यू 6 हो सकता है, x का वैल्यू 7 हो सकता है, x का वैल्यू 8 हो सकता है, x का वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज अगर मैं 4 बिठाऊंगा बॉक्स के अंदर तो ऑब्वियसली बात है 4 आएगा, दैट इज़ ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 4 आएगा।
5 बिठाऊंगा बॉक्स के अंदर, 5 आएगा ग्रेटर देन 4। 5.1 बिठाऊंगा, 5 आएगा ग्रेटर देन 4, ठीक है ना। इसके बाद मुझे चाहिए क्या कि बॉक्स एक्स का वैल्यू 4 से बराबर हो। 4 से बराबर मतलब कि एक्स का वैल्यू 4 दे दो, या फिर 4.1 दे दो, 4.999 दे दो, कुछ भी दे दो, बिकॉज बॉक्स क्या कर देगा, उसको चेंज करके 4 ही लाएगा, ठीक है। इसका मतलब मैं सरल से कहूँगा कि भाई, सरल तरीके से कहूँगा तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, इट इम्प्लाइज दैट कि x का वैल्यू आपका ग्रेटर इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, है कि नहीं, कि x का वैल्यू 4 के बराबर होगा तो बॉक्स x का वैल्यू 4 के बराबर होगा। और अगर x का वैल्यू 4 से बढ़ा दूंगा, 5, 5.1 समथिंग, ठीक है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, जो कि 4 से बड़ा होगा, अगर मैं बॉक्स के अंदर x में दूंगा तो बॉक्स x का वैल्यू 4 से बड़ा आ जाएगा। यही प्रॉपर्टी है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की आपको मैंने बताया है, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है हमारा दूसरा पार्ट, जो कि है FPF। क्या है भाई इसका फुल फॉर्म, बता सकता है कोई? बताया मैंने वैसे भी, देखो मैंने बता दिया था पहले ही, तो मैं फिर से बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो बेसिकली ये फ्रैक्शनल पार्ट को ही सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इम्पोर्टेंस देगा। तो इट इज़ नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं भाई ये क्या चीज़ करता है, भाई क्या है इसका, भाई ये कैसे काम करता है, भाई देखते हैं। देखिए मान लेते हैं मैंने लिखा f(x) इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ x। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है भाई साहब, इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कर्ली x, ठीक है। कर्ली कर्ली से हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कर्ली 7.2, तो इट मीन्स दिस कर्ली ब्रैकेट मीन्स दैट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अच्छा, अब ये करता क्या है भाई, बहुत सिंपल है, जैसा नाम वैसा काम। फ्रैक्शनल पार्ट लिखेगा बस, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बताएगा बस। फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में सिर्फ और सिर्फ बताएगा। अब बताएगा क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, तो मुझे बताओ इस वाले वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है, 0.3, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वही इसका आंसर होगा। फ्रैक्शनल पार्ट इसमें क्या था, 0.3 था, तो इसका भी आंसर 0.3 होगा। 0.3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद सपोज मैंने लिखा 7.9, तो बताओ इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तुम बोलोगे 0.9, बस सिंपल। इसके बाद मैंने लिखा 3.75, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.75, ठीक है। लेकिन माइनस के केस में थोड़ा अलग सीन हो जाता है, ठीक है, माइनस के सीन में अलग सीन होता है। एक और बात, वन मोर थिंग इज़ कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, मतलब कर्ली एक्स इसको हम कहते हैं, इसका वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए। एक स्पेशल, मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कर्ली एक्स का वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये वाला बात जो मैंने भी कहा, ठीक है, कि ये आपका 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। ये हमेशा आपका ध्यान रखना है जब भी आप आंसर लिखेंगे, तो गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। तो लिखने के बाद देखिए ये 0.9 है, ऑब्वियसली बात है, 1 से छोटा 0 से बड़ा, ये भी आपका 0 से बड़ा 1 से छोटा, ठीक है ना। अब माइनस के केस में थोड़ा अलग सीन हो जाता है, कैसे, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ -7.1,
तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.1। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिखूँगा कि -0.1, इट इज़ रॉन्ग। वाई रॉन्ग? बिकॉज अभी मैंने बोला कि ये जो कर्ली एक्स का वैल्यू है ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। तो माइनस में आ रहा है, तो माइनस तो भाई 0 से भी छोटा है, तब तो ये इसका आंसर होगा ही नहीं। तो इसको करें कैसे? हाउ टू डील विथ इट? देखते हैं भाई कैसे डील करना है इसको, आइए देखते हैं। तो डील इसको ऐसे करना है, एक वेरी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला यूज़ होता है इसमें, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है बताता हूँ। x इक्वल्स टू बॉक्स x प्लस कर्ली x, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पर इस चैप्टर में, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, याद रखने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा। इसके बाद देखिए, अब मैं मान लेता हूँ कि अपना जो x का वैल्यू है वो -7.1 है, ठीक है। तो देखो, लेट x इक्वल्स टू -7.1, ठीक है। ओके, अब यही वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कीजिएगा। तो इट इम्प्लाइज -7.1 इक्वल्स टू बॉक्स के अंदर -7.1 प्लस कर्ली -7.1। यहाँ से बस सिंपली इसका वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, कर्ली 7.1 इक्वल्स टू बॉक्स -7.1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ये तो माइनस में ना, तो एक काम करते हैं, एक्चुअली इसको यहाँ ही रखते हैं फ़िलहाल, इसको इस साइड में रखते हैं, -7.1, ओके। तो मुझे बताओ बॉक्स ऑफ -7.1 क्या होगा? -7.1 से इमीडिएट छोटा इंटीजर कौन है? -8। तो बस यहाँ पर -8 बैठेगा, तो ये हो जाएगा प्लस इसका वैल्यू कितना है बॉक्स ऑफ -7.1 -8 इक्वल्स टू -7.1, ठीक है भाई, ओके। नाउ कर्ली 7.1 इक्वल्स टू, ये -8 था, उस तरह भेजो तो +8 हो जाएगा, तो 8 - 7.1 कितना आएगा? 0.9। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि कर्ली 7, सॉरी ये, अरे सॉरी वेरी सॉरी, -7 होगा ना ये, हाँ अच्छा। तो कर्ली -7.1 का वैल्यू कितना आ गया भाई? कर्ली -7.1 का वैल्यू आ गया 0.9, ठीक है, ओके। तो अगर हम गौर से देखें तो देखो, अगर मैं 0.9 को इसके साथ प्लस कर देता हूँ, ठीक है, मतलब 7.9 प्लस 7.1 प्लस 0.9 इट इज़ 8। इसका मतलब अगर हमें कोई भी नेगेटिव इंटीजर का कर्ली मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन करना है, तो सिंपली हमें देखना है कि कितना ऐड करने से ये जो वैल्यू है ये इसका नियरेस्ट इंटीजर बन जाएगा। जैसे कि देखो, अगर मैं 7.1 में 0.9 ऐड करूँगा तो मुझे 8 मिलेगा, जो कि एक नियरेस्ट इंटीजर होगा। तो मुझे बताओ अभी, क्या तुम मुझे बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कर्ली ऑफ -5.3, बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो हमें ये देखना है कि माइनस नहीं देखना, हमें बस देखना है कि 5.3 में हमें कितना ऐड करना है जिससे कि ये एक इंटीजर बन जाएगा। तुम बोलोगे भाई 0.7 ऐड कर दो, तो बस आंसर आपका 0.7 आ जाएगा। बात क्लियर है?
बिकॉज 5.3 में 0.7 ऐड करने से ये बन जाएगा आपका 6, जो कि एक इंटीजर है। सिंपल, एकदम इजी, ठीक है, वेरी वेरी इजी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखता हूँ एक और, इसका वैल्यू कितना होगा, तो माइनस में है, इसका मतलब हमें क्या करना है, बस इसको फोकस करना है कि 9.8 में कितना ऐड करें जिससे कि एक इंटीजर बन जाए। तो ऑब्वियसली बात है 0.2 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा आपका 10, जो कि एक इंटीजर है। सिंपल, तो बस इसका आंसर 0.2 होगा। वेरी वेरी इजी। एक और बात आपको याद रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज 0, ठीक है। अब इसको 0 क्यों होता है भाई, बहुत सिंपल है, देखिए इसको पहले बक्सा बना देते हैं। बहुत इजी है भाई, देखो इसका रीज़न भी बहुत सरल सा रीज़न है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा फ्रैक्शनल, अच्छा कर्ली 5, तो आंसर क्या होगा, तो तुम देखोगे भाई इसमें तो कोई फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, तो जब कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सिंपल, बस। या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 को मैंने लिख दिया 5.0, जिसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0 ही है। सिंपल। इसके बाद सपोज़ मैंने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, सपोज़ मैंने लिखा 1900, तो क्या होगा आंसर, 0 होगा, बिकॉज भाई इंटीजर में कोई फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं। अगर मैं अभी लिखता हूँ, बताओ 2.9, अच्छा 2.9, 2.12, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, बस बहुत सिंपल 0.12 होगा। लल्लू क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसके ग्राफ पर थोड़ा ध्यान देते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। अच्छा, इसको टेम्पलेट में चेंज कर देता हूँ फिर से, ओके। अब देखिए, चलिए एक और इसका ग्राफ बनेगा, इसका भी ग्राफ थोड़ा सा न्यू होगा आपके लिए, ठीक है, डिफरेंट ग्राफ है थोड़ा। पॉइंट को मार्क करते हैं गाइस। जैसे कि ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3। ओके, अब करना क्या है भाई, देखिए इसका ग्राफ बनता कुछ ऐसा है। मुझे बताओ कर्ली ऑफ 0 क्या होगा, कर्ली 0 तो 0 होगा, बिकॉज इंटीजर का कर्ली हमेशा 0 होता है। कर्ली 0.1 क्या होगा, 0.1। कर्ली 0.2 क्या होगा भाई, फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.2। कर्ली 0.3 कितना होगा, 0.3। मतलब x का जो वैल्यू तुम पुट करोगे वही वैल्यू तुमको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ कर्ली 0.99999, तो इसका आंसर भी होगा 0.99999, ठीक है। तो इसका ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज 0 कर्ली तो 0, कर्ली 0.1 दिया तो 0.1 आया। इसका मतलब अगर मैं इसको अगर ऐसा मान सकते हो कि सपोज मैंने लिखा fx इक्वल्स टू
कर्ली 0.1, ठीक है। तो मुझे बता सकते हो कि ये जो वैल्यू हमने दिया है ये क्या है, ये आपका x के वैल्यूज़ हैं, और जो fx है ये आपके y के वैल्यूज़ हैं। समझ आया? तो जब हमने x का वैल्यू 0.1 दिया तो fx का वैल्यू मतलब y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू तो 0.1 ही आया। तो इसका मतलब पॉइंट क्या बन गया, x, y क्या बन गया, 0.1, 0.1, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 0.1, 0.1। ऐसे ही अगर मैं मान लेता हूँ कि अभी x का वैल्यू मैंने दिया 0.2, तो fx का वैल्यू कितना आ जाएगा, कर्ली 0.2, जो कि 0.2 ही होता है। तो y का वैल्यू भी 0.2 आया। तो इसलिए जो स्लोप है आपका देख सकते हैं ऐसा बनेगा, ठीक है ना भाई। जैसे कि अगर ऐसा हुआ कि x का वैल्यू मैंने दिया 0.999, ठीक है ना, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब fx का वैल्यू कितना आ जाएगा, कर्ली ऑफ 0.999 जो कि होगा 0.999, बिकॉज इसका फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है, फ्रैक्शनल पार्ट तो यही है, ठीक है। अब इसमें भी 1 इंक्लूडेड नहीं है, क्यों, बिकॉज कर्ली ऑफ 1 करोगे, सॉरी कर्ली ऑफ 1 करोगे तो क्या होगा भाई, 1 आ जाएगा ना, इसलिए 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और सॉरी कर्ली ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा, सॉरी 1 नहीं होगा, 0 हो जाएगा, मैं बॉक्स का सोच रहा था, सॉरी। तो कर्ली ऑफ 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्यों, बिकॉज इंटीजर का कर्ली हमेशा 0 होता है, इसलिए यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद हाँ, अब देखो कर्ली ऑफ 1 0 तो यहाँ पर होगा, फिर कर्ली ऑफ 1.1 0.1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। फिर कर्ली ऑफ 1.2 फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है, 0.2, तो यहाँ पर होगा। फिर कर्ली ऑफ 1.999 तो क्या होगा, 0.999 जो कि यहाँ पर होगा, ठीक है। और कर्ली ऑफ 2 दे दूंगा तो 0 हो जाएगा फिर से, मतलब फिर से यहाँ आ जाएगा 0, मतलब, ठीक है ना, ओके। तो सिमिलरली इसका भी ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका भी ऐसे बन जाएगा, सिमिलरली इस साइड में भी कैसे बनेगा, इस साइड का दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने लिया -0.1 कर्ली में, तो क्या आएगा बताओ, कितना आएगा। जब मैंने बोला कि माइनस रहेगा तो बस देखो कि इस वैल्यू में कितना प्लस करेंगे तो ये इंटीजर बनेगा, तो 0.9, इसका आंसर 0.9 होगा, ठीक है। फिर कर्ली क्या कहते हैं इसको, -0.2 तो कितना होगा 0.8, फिर कर्ली -0.9 तो कितना हो जाएगा 0.1, इसलिए ऐसा बनेगा फिर से, ठीक है। इसलिए ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। अच्छा, बस आपका ग्राफ बन गया FPF का। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ भी लिख लीजिएगा इसका भी। प्रॉपर्टीज़ क्या है भाई साहब, देखते हैं प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं। पहला प्रॉपर्टी तो मैंने बताया अभी कि कर्ली एक्स का वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, कर्ली ऑफ x प्लस m इज इक्वल्स टू कर्ली x व्हेन m बिलोंग्स टू इंटीजर। बिकॉज देखो अगर मैं लिखता हूँ कर्ली 0.7 प्लस इंटीजर में जैसे कि 1, तो इसको तुम प्लस करो कितना होगा 1.7, ठीक है। तो मुझे बताओ कर्ली ऑफ 1.7 क्या होगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.7। अब इसको तुम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज
तुमको 1 पे ध्यान देना ही नहीं है, बस तुम सिंपली कर्ली ऑफ 0.7 लिख दो, जो कि कितना होता है 0.7 ही होता है, बस सेम आंसर आएगा। मतलब जब ये प्लस माइनस में रहेगा तो कोई चेंज नहीं। अच्छा प्लस माइनस लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस माइनस इंटीजर रहेगा तो इस कर्ली एक्स में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज यू कैन सी कर्ली ऑफ 2.9 विल बी इक्वल टू कर्ली ऑफ 11.9 will be equal to curly of 53.9 will be equal to curly of 99.9। तो मुझे बताओ इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.9, इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.9, इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.9, इसका भी 0.9। सिंपल। इसका मतलब क्या है कि भाई प्लस या माइनस करने पर कोई फ़र्क नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता कर्ली एक्स को, ठीक है। अच्छा तो आपको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अगर लिखा होगा कि कर्ली 1 सपोज 7.9 प्लस 1 या फिर -100, तो बस आपको बस क्या करना है कर्ली ऑफ 7.9 कर देना है, -100 को बाहर में जाए वो, तो इसका आंसर 0.9 फ्रैक्शनल पार्ट जो है, ठीक है। बस अब एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को करना कैसे है। जैसे कि 4 इंटू कर्ली एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस बॉक्स एक्स, कैसे करना है भाई, हमें तो नहीं आता। तो टेक्निक ये है, जितने भी एक्स वाले टर्म्स हैं उनको आपको बॉक्स एक्स और क्या बोलते हैं इसको कर्ली एक्स के फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था अभी कि x इक्वल्स टू दिस, तो x के जगह पर बस ये वाला वैल्यू पुट कर दो, सिंपल। इम्प्लाइज 4 कर्ली एक्स, एक्स की जगह पर लिखा बॉक्स एक्स प्लस कर्ली एक्स प्लस लास्ट में एक और बॉक्स एक्स था, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया, देखो मैं लिख देता हूँ साइड में वैसे कि x इक्वल्स टू बॉक्स एक्स प्लस कर्ली एक्स, ठीक है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। अब इसको हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देखो बॉक्स एक्स प्लस होगा 2 बॉक्स एक्स हो जाएगा, और 4 कर्ली एक्स माइनस कर्ली एक्स 3 कर्ली एक्स हो जाएगा, सिंपल। देखो तो ये हो जाएगा 3 कर्ली एक्स इक्वल्स टू 2 बॉक्स एक्स, ठीक है। यहाँ से कर्ली एक्स का वैल्यू निकाल लो, कर्ली एक्स इक्वल्स टू 2/3 बॉक्स एक्स, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि कर्ली एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, तो सिंपली हमें पता है कि थोड़ा वेट, अरे क्या हो गया, टच काम नहीं कर रहा। अच्छा नाउ वी नो कि कर्ली एक्स का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो हमें यहाँ पर मिला क्या कि कर्ली एक्स का वैल्यू ये है, तो कर्ली एक्स के जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो इम्प्लाइज 0 इसमें होगा 2/3 बॉक्स एक्स लेस देन 1, ओके, ऐसा हो जाएगा। अब करना क्या होता है कि अगर डबल इनइक्वलिटी है, तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया नहीं है अभी तक, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपकी। देखो क्या करना है, 2/3 आपको पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 2/3 को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा क्या, व्हाट विल हैपन, सिंपल सा फंडा है भाई, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे जाएगा, ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा। और इस तरफ देखें तो 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज तो होगा नहीं भाई, 0 तो इसको 0 को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इम्प्लाइज ये हो जाएगा 0 लेस इक्वल्स टू फिर ये बॉक्स एक्स, ठीक है, फिर लेस देन 3/2, ठीक है, बस हो गया। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो
कि हमने सबको 2/3 से डिवाइड कर दिया। तो भाई 0 को 2/3 से डिवाइड करेंगे तो 0 रहेगा, इसको 2/3 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, और इसको 2/3 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब 3/2 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी, जैसा तुम चाहो। अच्छा, अब यहाँ से हमें बॉक्स एक्स का वैल्यू ये पता चल गया है कि बॉक्स एक्स का वैल्यू 0 और 3/2 से इनके बीच में है। तो मुझे बताओ, ये बात थोड़ा सोच के बताओ कि बॉक्स एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो हमें कैसे फॉर्म में मिलेगा, इंटीजर के फॉर्म में मिलेगा। और हमें ये बताया गया है कि बॉक्स एक्स का जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ा और 3/2 से छोटा इंटीजर होगा। तो हमें तो पता है कि भाई बॉक्स एक्स का वैल्यू 0 हो सकता है, तो यहाँ से हमें एक वी कैन कंक्लूड दैट बॉक्स एक्स का वैल्यू यहाँ पर एक होगा 0, दूसरा होगा आपका क्या, मुझे बताओ 0 और 3/2 के बीच में कोई भी एक इंटीजर वैल्यू है क्या? 3/2 मतलब क्या, 1.5। जी हाँ, 0 और 1.5 के बीच में एक इंटीजर है जो कि है 1। ठीक है, तो बॉक्स एक्स का वैल्यू ये 1 हो सकता है। तो बस हमें ये देखना है कि जो हमने इंटरवल गिवन है उसके बीच में कौन कौन से इंटरवल्स हो सकता है। तुम बोलोगे सॉरी इंटीजर हो सकता है, तुम बोलोगे भाई क्यों इंटीजर क्यों? बिकॉज मैंने ये बताया था कि बॉक्स एक्स हमें हमेशा इंटीजर के फॉर्म में आंसर देगा। तो हमने ये ढूंढा कि भाई बॉक्स एक्स का वैल्यू इंटीजर कहाँ कहाँ हो सकता है और कौन कौन से इंटीजर हो सकते हैं 0 और 3/2 के बीच में। तो 0 के साथ इक्वल है तो 0 हो ही सकता है, 0 एक इंटीजर है। और 3/2 और 0 के बीच में एक इंटीजर कौन है, 1 एंड ओनली 1 है। इसलिए इसके दो वैल्यूज़ हो सकते हैं, एक है 0 एक है 1। अब आते हैं इसमें, ये हमें बॉक्स एक्स का वैल्यू मिल गया है। ओके, अब बस ये वैल्यूज़ हमें इस इक्वेशन में क्या करना है, अप्लाई करना है। देखिए, अब देखिए, अगर मैं बॉक्स एक्स का वैल्यू 0 लूँगा तो यहाँ से मुझे कर्ली एक्स का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ बॉक्स एक्स का वैल्यू अगर 0 है तो 2/3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, मतलब कर्ली एक्स का वैल्यू भी 0, सिंपल। अच्छा, इसके बाद अब अगर मैं बॉक्स एक्स का वैल्यू 1 लेता हूं तो कर्ली एक्स का वैल्यू कितना होगा? तो जाहिर सी बात है भाई कि अगर बॉक्स एक्स का वैल्यू 1 है तो इसको हटाकर 1 बैठ जाएगा यहाँ पर, और 1 इंटू 2/3 कितना होगा, 2/3 होगा। तो कर्ली एक्स का वैल्यू आपका 2/3 होगा, सिंपल। अच्छा, नाउ इन दो केसेस मिलाकर, ये तो दो केसेस हमें मिले हैं, एक केस ये, दूसरा केस ये। इन दो केसेस के वजह से हमें 2 एक्स के वैल्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, ये आपका केस 1, ये आपका केस 2। ठीक है, तो इन दोनों केसेस के लिए हमें 2 वैल्यूज़ मिलेंगे एक्स के। ठीक है, चलिए निकालते हैं एक्स के वैल्यूज़। सो फॉर केस 1 एक्स का वैल्यू कैसे निकालना होता है, फॉर्मूला दिया था कि x इक्वल्स टू बॉक्स एक्स प्लस कर्ली एक्स। तो केस 1 में बॉक्स एक्स का वैल्यू 0, कर्ली एक्स का वैल्यू भी 0, मतलब 0। ठीक है, तो केस 1 में x का वैल्यू 0, ये एक आंसर है आपका। ठीक है, फॉर केस 2 x का वैल्यू क्या निकलेगा, x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है बॉक्स x प्लस कर्ली x। तो यहाँ से बॉक्स x का वैल्यू यहाँ पर कितना मिला केस 2 में, 1, प्लस कर्ली x का वैल्यू 2/3। तो एलसीएम ले लो तो बन जाएगा 5/3, सिंपल कैलकुलेशन। तो x का वैल्यू यहाँ से मिला मुझे 5/3, ये एक आंसर। समझ आया? हाँ पता है थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करके इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। ठीक है,
बिकॉज बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा हम इसमें अभी अपना टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है, जब लगाना होगा तब हम लगाएंगे। बॉक्स एक्स का स्क्वायर माइनस बॉक्स एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो बचपन वाला जो है मिडिल टर्म सेपरेशन मेथड से करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है आपका यहाँ पर, देखिए। तो सिंपल क्या करना है, 6 है माइनस है, तो 6 को ऐसे फैक्टर्स में तोड़ो जिसको माइनस करने के बाद हमें 1 मिलेगा यहाँ पर। तो भाई ये तो बहुत आसान है, 3 और 2 हो जाएगा। तो बॉक्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 इंटू बॉक्स एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो बॉक्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 बॉक्स एक्स माइनस माइनस प्लस 2 बॉक्स एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई। इसके बाद कॉमन जाएगा यहाँ से बॉक्स एक्स, तो यहाँ क्या रह जाएगा, बॉक्स एक्स माइनस 3, फिर यहाँ से 2 कॉमन जाएगा, रह जाएगा फिर से बॉक्स एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसके बाद बॉक्स एक्स प्लस 2 इंटू बॉक्स एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब हम यहाँ पर वेवी कर्व लगा सकते हैं, ठीक है। तो लगाइए। तो हर एक टर्म को ज़ीरो करना पड़ेगा आपको, तो इसको भी ज़ीरो कीजिए और इसको भी ज़ीरो कीजिए। तो बक्सा एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और बॉक्स एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 और यहाँ से बॉक्स एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ से बॉक्स एक्स इक्वल्स टू 3, ठीक है। एक्चुअली इसको अगर मैं वेवी कर्व के बिना आपको मैं करवा के दिखाऊं तो इट विल बी बेटर, ठीक है। तो वेवी कर्व के बिना मैं आपको इसको करवा के दिखाता हूँ, तो वो आपको और भी ज़्यादा अच्छा और समझने लायक बनेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में इनइक्वलिटी में दो टर्म्स हैं, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों मल्टीप्लाइड वाले फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, और इनका प्रोडक्ट आपका ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। तो नाउ टेल मी, दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट ज़ीरो से बड़ा कब कब हो सकता है। इसमें दो केसेस बन सकते हैं, क्या, देखिए मुझे बताओ। अगर मैंने लिया 2 × 3 तो जो प्रोडक्ट होगा वो 6 होगा, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। दूसरा केस -2 × -3 अगर मैं करता हूँ तब भी मुझे 6 मिलेगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब दो केस है, इसका मतलब या तो दोनों टर्म्स आपके पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब सेम साइन के होने चाहिए, सिंपल से कहूँ तो, या फिर दोनों के दोनों टर्म्स आपके क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, मतलब लेस देन 0 होने चाहिए। क्या ये बात दिमाग में घुसा? हाँ भाई, ये तो मज़ेदार चीज़ है। चलिए तो लिखते हैं इसको कुछ ऐसे, दो केस बनेंगे इसमें, केस 1 और केस 2। देखिए पहला केस क्या बोला था कि दोनों के दोनों टर्म्स, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों के दोनों टर्म आपके क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो बक्सा बॉक्स एक्स -3 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बॉक्स एक्स प्लस 2 शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। ये पहला केस है। पहला केस में दो चीज़ें, ठीक है। देन सॉल्व करते हैं इसको। बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 3 और यहाँ से बॉक्स एक्स ग्रेटर देन -2,
ओके, इसको नंबर लाइन में हम थोड़ा सा प्लॉट करके आपको समझाते हैं। तो नंबर लाइन में हम जैसे प्लॉट करते हैं वैसे प्लॉट करेंगे। देखो, एक है -2, एक है 3, -2 3। तो बॉक्स एक्स का वैल्यू -2 से बड़ा, मतलब कैसे जाएगा ये, ऐसा जाएगा। और बॉक्स एक्स का वैल्यू 3 से भी बड़ा है, तो 3 से भी बड़ा कर दो भाई। तो कौन से रीजियन में आपका डबल शेडिंग है, इस वाले रीजियन में 3, तो मतलब यू कैन से 3 से बड़ा। सो यू कैन से दैट बॉक्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन 3। इसका मतलब बॉक्स एक्स का जो वैल्यू है, अगर वो 3 से बड़ा हुआ तो ये दोनों इनइक्वलिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बात, ओके। तो आपको मैंने शायद एक प्रॉपर्टी बताया था, अच्छा खैर कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। मुझे बताओ बॉक्स एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा कब कब हो सकता है। तुम बोलोगे भाई कि बॉक्स एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा मतलब समझा नहीं मैं, ठीक है ना। तो तुम बोलोगे भाई कि बॉक्स एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा एक्स के कौन कौन से वैल्यूज़ की वजह से हो सकता है, तब समझे। हाँ, तो मैं इसको ऐसे कहना चाहता हूँ कि बॉक्स एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा मतलब क्या, कि एक्स के ऐसे क्या वैल्यूज़ होंगे जिसके वजह से ये आपका इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा। तुम बोलोगे भाई अगर एक्स का वैल्यू मैं 4 दे दूँ तो बॉक्स ऑफ 4 तो ऑब्वियसली 4 आएगा, जो कि 3 से बड़ा है। हाँ भाई, ये करेक्ट है। अगर मैं बॉक्स के अंदर 4.1 दे दूँ, ये भी करेक्ट है, 4 आएगा। अगर मैं बॉक्स के अंदर 5 दे दूँ, ये भी करेक्ट है भाई, बॉक्स के अंदर 5 देने से बॉक्स ऑफ 5 आप क्या आ जाएगा, 5, 3 से बड़ा। इसका मतलब मैं 4 और 4 से बड़ा कोई भी नंबर अगर मैं दूँ तो ये आपका सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स का वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कि एक्स का वैल्यू अगर मैं 4 या 4 से बड़ा कोई भी वैल्यू दे दूँ बॉक्स के अंदर तो ये 3 से बड़ा होगा ही होगा। तो बस मैंने यहाँ से लिख दिया, कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, इम्प्लाइज एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 4, सिंपल। अब हो सकता है कोई कोई ये सोचे कि भाई अगर मैं ये लिखा हुआ है कि बॉक्स एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा है, तो अगर मैं यहाँ से लिख देता कि एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 3, तब क्या गलत हो जाता है, ठीक है ना। बिकॉज बॉक्स एक्स का वैल्यू तो आपको मांग रहा है 3 से बड़ा, मतलब देखा जाए तो बॉक्स एक्स का वैल्यू 3 कब कब होता है, तो बॉक्स एक्स का वैल्यू 3 तब होगा जब आपका एक्स का वैल्यू 3 होगा, मतलब बॉक्स 3 हो जाएगा ना। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि बॉक्स के अंदर 3.1, 3.22, 3.16, 8, 7, 1, 2, 5, इन सब का वैल्यू 3 ही आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 लिख दूंगा तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 आता है 3.1, और बॉक्स के अंदर 3.1 बिठाने से ये वैल्यू 3 के बराबर आ जाता है, जो कि इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इसीलिए x का वैल्यू आपका 4 और 4 से बड़ा होना ज़रूरी है। क्या ये बात क्लियर है, समझ आया। अच्छा, इसके बाद देखिए केस 2 में क्या बोला था मैंने कि दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होगा अगर दोनों ही नेगेटिव हो। अगर दोनों नेगेटिव हुए तो नेगेटिव नेगेटिव इनटू होकर पॉजिटिव, जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब दोनों ही टर्म्स आपके 0 होने चाहिए, आई मीन सॉरी 0 नहीं, लेस देन 0 होने चाहिए। तो बॉक्स x -3 शुड बी लेस देन 0 एंड बॉक्स x +2 शुड ऑल्सो भी लेस देन 0। अब यहाँ से बॉक्स x का वैल्यू आपका लेस देन 3 और यहाँ से बॉक्स x का वैल्यू लेस देन -2। फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, -2 और 3।
-2 से छोटा, मतलब ये आपका एरो इस तरफ जाएगा, -3 से भी छोटा तो बस एरो इस तरफ ही जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कौन सा जगह कॉमन है, ये वाला जगह -∞, -2, ठीक है। तो लिखिए कि बॉक्स x का वैल्यू -2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये वाला पार्ट आपका कॉमन रीजन है। तो बॉक्स x लेस देन -2। नाउ यू टेल मी कि बॉक्स x का वैल्यू -2 से छोटा होना चाहिए, तो x के क्या वैल्यूज़ होंगे जिसके वजह से ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा, ज़रा सोचो। तो अगर मैं बॉक्स के अंदर -2 दे दूंगा तो मुझे -2 मिलेगा, सही बात है, जी हाँ एकदम सही बात है। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर मैं लिखता हूँ कि x का वैल्यू सपोज़ बॉक्स के अंदर हमने दिया -1.1, ठीक है, -1.1, तो हमें बताया कि -1.1 बॉक्स के अंदर देने से इससे जस्ट इमीडिएट छोटा इंटीजर -2 होता है, ठीक है। इसका मतलब x का वैल्यू -1.5 हो, -1.7 हो या -2 हो, ठीक है, इन वैल्यूज़ को अगर हम देंगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं होगा। तो हमें इनसे भी क्या करने पड़ेंगे, छोटे वैल्यूज़ हमें सिलेक्ट करने होंगे। जैसे कि अगर मैं दूं x का वैल्यू, सपोज़ मैंने -2.1 दिया बॉक्स के अंदर, तो इसका जो वैल्यू है ये कितना आएगा बताओ। बॉक्स के अंदर -2.1 होने से इससे इमीडिएट छोटा इंटीजर कौन है, -3। क्या -3 आपका -2 से छोटा है, जी हाँ। अच्छा, -2.111111 बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, सेम -3। इसका मतलब देखा जाए तो बॉक्स के अंदर -2 नहीं दे सकते, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन बॉक्स के अंदर -2.111111 देंगे, ठीक है, तो -3 आएगा, तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो इससे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि -2, अगर x का वैल्यू -2 हो गया तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन अगर x का वैल्यू -2 से छोटा हो गया, मतलब -2.1, -2.2 समथिंग लाइक दैट, तब भाई साहब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि x का वैल्यू आपका -2 से छोटा होगा, तो ये इनइक्वालिटी आपका सेटिस्फाई होगा। क्या ट्रू है। अब तुम बोलोगे भाई यहाँ पर तुमने इक्वलिटी साइन दिया, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन क्यों नहीं दिया। अब देखो, अगर x का वैल्यू मैं इक्वलिटी का साइन दूंगा तो x का वैल्यू -2 इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन x का वैल्यू -2 बक्से के अंदर देने से हमें -2 मिलता है कि नहीं बताओ। -2 बॉक्स गिव्स अस -2, लेकिन इनइक्वलिटी में बोला है कि -2 से छोटा होना चाहिए। क्या -2 से छोटा है, नहीं, ये तो बराबर है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल वाला साइन नहीं दिया। गॉट इट। लेकिन यहाँ पर इक्वल वाला साइन इसलिए दिया बिकॉज बॉक्स ऑफ x का वैल्यू 3 से बड़ा कब हो सकता है। अगर मैं x का वैल्यू 4 दूंगा तो बॉक्स ऑफ 4 आपका 4 आएगा जो कि 3 से बड़ा है, तो यहाँ पर 4 हमारा इंक्लूडेड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारा -2 इंक्लूडेड अगर होगा तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं किया। अब क्योंकि केस 1 और केस 2 से हमें आंसर्स मिल चुके हैं, अब बस हम इनको कॉम्बाइन करना है। इसको हम इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं ज़रूर से। कैसे लिखेंगे इसको इंटरवल के फॉर्म में, 4 से बराबर और बड़ा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटरवल के फॉर्म में 4, ∞, ठीक है, बिकॉज 4 से बड़ा कितना बड़ा हो सकता है, इन्फिनिटी, और 4 इंक्लूडेड है बिकॉज इक्वल टू का साइन है,
तो यहाँ से x बिलोंग्स टू दिस लिख सकता हूँ। और यहाँ से बोला कि -2 से छोटा। अब -2 से छोटा कितना छोटा हो सकता है? -∞, -2 कॉमन ब्रैकेट होगा, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। अब बस इन दोनों को हमें यूनियन करके एक साथ लिख देना है, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो सोल्यूशन क्या होगा? -∞, -2 यूनियन 4, यूनियन सॉरी infinity. This will be your answer. ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अगर समझ में नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिक अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चन हो सकता है आपको प्रॉब्लम करे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बस हमने बेसिक बातें की GIF और FPF पर। इस पर डिटेल हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बेसिक्स इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, है ना। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।